और उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वो ऐसा करूँगा, मैं किसी पूंजीपति के लिए काम नहीं करूँगा। जो भी मैं करूँगा, ऑब्वियसली क्योंकि हम पैसे का काम करते हैं तो हमको इन्वेस्टर को रिटर्न बनाना होता है, हमको लेंडर्स को वापस करना होता है, बट एक पर्पस के साथ करेंगे। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही खास मेहमान से आपको मिलवाऊंगा, एक ऐसे इंसान जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन इनकी जो जर्नी है वो बहुत करीब से एक पत्रकार की हैसियत से मैंने फॉलो की है। 3 दशक से भी ज़्यादा की इनकी जर्नी रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में। कई अलग अलग कंपनियों में बहुत ही हाई लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर काम भी किया इन्होंने। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि वो सब छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर भी कौन सी स्पेस में बने? एसएमईज, जो भारत के बैकबोन कहलाते हैं। अगर भारत को यहां तक हम लाए हैं सब, उसमें एसएमईज का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन यही वो सेगमेंट है जिनको क्रेडिट यानी कि पैसों की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। यही वो सेगमेंट है जहां पर जुनून है आगे बढ़ने का। और सबसे बेहतरीन सक्सेस की स्टोरीज भी वहीं से आती। तो सचिंद्र नाथ ने क्या किया? उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की और एक नए तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनाया कि एसएमईज को पैसों की कमी ना। यू ग्रो कैपिटल नाम से इन्होंने कंपनी खड़ी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए सचिंद्र। आपसे मिलकर इतने दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इंट्रो में एक चीज नहीं बोली, बनारस। तो आज आपसे ये कहूंगा कि फाइनेंस पे बात नहीं करूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, वो बाद में करेंगे। पहले बनारस की बात करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। कुछ अपने बारे में आप बताइए। बनारस भी बदल गया, देश भी बदल रहा है, लेकिन आपको जब मिलता हूं तो वो जो एक छोटे शहर, एक पावन शहर की झलक जरूर मिलती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे याद है एक्चुअली बहुत सालों पहले, आज से 15 या 20 साल पहले, जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ पे कोई एक यूएस से मिलने आया और मेरे बॉसेस ने बोला ये सचिंद्र नाथ है, ये बनारस गांव से आते हैं। तो ऑब्वियसली बनारसी हूँ तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने फिर उनको बोला बनारस गांव नहीं है, ये विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, तो आप इसको गाँव कैसे कह सकते हैं। शायद वो जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं हमेशा उभर के आता है कि छोटे शहर से आए लोग, फाइनेंशियल सर्विसेज मैं हमेशा बोलता हूँ ये बड़े शहर और एक बाहर से आए लोगों से कंट्रोल्ड है। छोटे शहर से आके एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में कुछ बड़ा बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो होपफुली जब मैं रिटायर होऊंगा तो शायद कुछ ऐसा क्रिएट करके जाऊंगा जिससे मेरी नगरी को भी थोड़ा तो गर्व होगा, मेरे बच्चों को गर्व होगा। मुझे तो नहीं लगता आप रिटायर बिल्कुल होंगे। देखिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में जो हम क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरह से हम कर रहे हैं, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मेरा जो एस्पिरेशन है वो है एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना और लोगों को ट्रांसफ़र करना। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे देश में 2 तरह के लोग हैं, एक जो लक्ष्मी जी से ब्लेस्ड है और एक जो सरस्वती से ब्लेस्ड है। हमेशा हमको ये सिखाया गया कि अगर आप सरस्वती से ब्लेस्ड हैं तो भिक्षा मांगे। हम हमेशा बोलते थे ब्राह्मण को भिक्षा मांगनी चाहिए, बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्वर्जेंस हो रहा है। सरस्वती से ब्लेस्ड लोग भी लक्ष्मी का काम कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी अब सबके पास व्यापक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बहुत बड़ा पूंजीपति ही फाइनेंशियल सर्विसेज की बड़ी इंडस्ट्री बना सकता है। एक्चुअली इस बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो कोई पूंजीपति बैंक्स नहीं ओन करता। एंड आई थिंक सो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप सरस्वती से ब्लेस्ड होते हैं तो आप ये अपने लिए नहीं करते, या आप उन लोगों के लिए करते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। सो इवेंचुअली बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको इसको किसी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वो कुछ सालों में वो आएगा। बट अभी हमारी जर्नी अभी तो बस शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ काम करना बाकी है। ये जो ह्यूमिलिटी है आप में, ये कहाँ से सीखी आप? ये छोटे शहर में, कंपैरेटिवली छोटा शहर जैसे आपने राइटली कहा, और आज तो खासकर उसे छोटा शहर कह ही नहीं सकते। और उम्मीद करता हूँ कि किसी ना किसी दिन कभी जब आपको समय मिले आप साथ चलेंगे और हमें वो बिल्कुल आरती तो कम से कम दिखा दीजिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल चलना चाहिए। और हालांकि हम बनारसियों के लिए हमको लगता है हमारा बनारस अब बनारस नहीं रह गया,
क्योंकि बड़ा नहीं हो गया, एक अल्लड़पन था हमारे शहर में। एक ऐसा समाज था जहाँ पे कोई बंदिश नहीं थी। अब हम बोलते हैं बहुत कॉर्पोरेट टाइप हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवल आ रहा है, टूरिज्म आ रहा है। हमको इतना साफ सुथरा बनारस देखने की आदत नहीं थी जितना ये साफ सुथरा है। हम गलियों में, कीचड़ में, गंदगी में, गोबर में पले बड़े हुए। तो अब का ये जो साफ सुथरा बनारस है वो हमको अपना नहीं लगता, फिर भी लेकिन है तो अच्छा ही, इस पर कोई बात नहीं, तो जरूर चलेंगे। ये जो ह्यूमिलिटी आप बोल रहे हैं एक्चुअली हमेशा से नहीं थी विवेक जी। मैं अगर ऑनेस्टली आपको बोलूँ, मेरे फादर एक फोर्ड स्कॉलर थे, ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट थे 40s से। उसके बाद जब वो वापस आए ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट करके, तो वो BHU में प्रोफेसर बने। और मैं हमेशा उनको बोलता था कि आप इतने, मेरी मदर भी पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी, और मैं हमेशा उनको बोलता था कि आपने क्या किया लाइफ में। आप तो चाहते तो किसी लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते थे, बहुत पैसे कमा सकते थे, अभी क्या BHU में 47 ईयर्स आप एक ही शहर में लगे रहे। तो वो कभी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वो हमेशा मुझे ये बोलते थे कि अगर तुम इतने ब्राइट हो, इतने अच्छे हो, पर तुम कोई अच्छा काम नहीं करते हो। और उस समय मेरे को बहुत गुस्सा आती थी, और मेरा ये जो बैरोमीटर था अच्छे काम का, मैंने कहा क्या अच्छा होता है। मैं एक बड़ी कंपनी का ग्रुप CEO था, मैं बोला मैं इतने पैसे कमाता हूँ, जब चाहूँ जिसको जो मैं बोलता हूँ, लोगों को 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ता है। बट हुआ ऐसा कि जब वो बिल्कुल डेथ के बहुत करीब थे, तो उन्होंने बोला भाई मैं ये दिल्ली में नहीं रह के मरना चाहता, मैं वापस बनारस जाना चाहता हूँ। वो बनारस गए और वहाँ उनका इंतकाल हुआ। मैंने 2 बजे की फ़्लाइट पकड़ी, मैं 4 बजे पहुँचा, और 5 बजे हम घाट पे पहुँचे। जब मैं घाट पे पहुँचा तो करीब 1500 लोग वहाँ पहले से खड़े वेट कर रहे थे। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, मैं तो किसी को जानता नहीं, मैंने किसी को बुलाया नहीं। तो लोगों ने बोला ये तो गुरुजी के शिष्य हैं जो आए हैं। तो मैंने कहा कहाँ से आए, किसी ने बोला ये कोई जज है, कोई स्टूडेंट है। जैसे ही सुबह ये खबर फैली, तो ये लोग जितने आ सकते थे, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से, कोई गाड़ी से, ये सब आके इकट्ठा हुए हैं। मैं शॉक्ड हो गया। मैं वापस आया और मैंने अपने वाइफ को बोला कि हम जिस दिन मरेंगे तो मेरा जो सबसे क्लोज काम करने वाला भी सोचा होगा कि अभी दिन मर गए, अब इनसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्या फ़ायदा इनके पास जाने का। तो हमारी अर्थी उठाने के लिए भी कोई होगा या नहीं होगा, भगवान ही मालिक है। तब मुझे समझ में आया कि जब जो रियल वैल्यू है वो पावर, मनी, इन सब में नहीं है, वो है जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करके कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं। तो उस दिन के बाद से ये एहसास हुआ कि हम जो कर रहे हैं, जो हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम जो ये गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हम बड़े मकान बनाने की सोचते रहते हैं, एंड ऑफ द डे जब आप जाएंगे उसकी कोई ज़ीरो वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने बड़ा नाम कमाया और बड़ी फॉलोइंग कमाई, तो वो जो एसेट है वो कभी आप उसको ले नहीं सकते किसी से। तो उसके बाद से एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया। ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली कि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मुझे निकाल दिया, क्योंकि मैं उनके गलत काम करने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वैसा करूँगा, मैं किसी पूंजीपति के लिए काम नहीं करूँगा। जो भी मैं करूँगा, ऑब्वियसली क्योंकि हम पैसे का काम करते हैं तो हमको इन्वेस्टर को रिटर्न बनाना होता है, हमको लेंडर्स को वापस करना होता है, बट एक पर्पस के साथ करेंगे। और जो मेरी अपब्रिंगिंग थी, क्योंकि मैंने पहले 8 साल 10 साल मिर्ज़ापुर में काम किया, मैंने बहुत छोटे, हाँ मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो मैं कारपेट इंडस्ट्री में था, तो मिर्ज़ापुर में मैं काम। पार्ट तो मुझे नहीं मालूम था। तो क्योंकि मैं अकेला लड़का था, मेरे कोई ब्रदर सिस्टर नहीं थे। मिर्ज़ापुर जो आई सीरीज अच्छी लगी? हाँ बिल्कुल अच्छी लगी। इनफैक्ट किसी ने एक आर्टिकल, रियल थी काफी, हमको काफी रियल थी, बस थोड़ा तो ऑब्वियसली ड्रामेटाइजेशन है, लेकिन हाँ। तो एक बार किसी ने आर्टिकल में लिखा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की मिर्ज़ापुर के डॉन। हाँ तो लेकिन तो कारपेट इंडस्ट्री बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री होती है, क्योंकि कारपेट इंडस्ट्री में अगर आप एक वीवर को देखें तो उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल 12 महीने का होता है। वो जब एक कारपेट शुरू करता है और जब वो एंड करता है उसमें 12 महीने लगते हैं। सोचिए 12 महीने तक उसको अपने घर का खर्चा चलाना पड़ता है और जो कोई उसको पैसा नहीं देता है। तो तब मुझे ये एहसास हुआ, तो वो छोटे शहर की अपब्रिंगिंग, वो वैल्यू सिस्टम, और वो पहले 10 साल जब मैं बहुत ही यंग था जो मैंने देखा, तब मुझे लगा कि अगर भगवान ने जो मुझको ये एक एक्सेस दिया है, इन्वेस्टर्स का एक्सेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, उसको यूज़ करके अगर हिंदुस्तान में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन हम खड़ा कर सकें, जो जैसा आपने शुरू में कहा कि बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, और बैकबोन से ज़्यादा एक जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की जो है एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको हम नहीं एड्रेस करेंगे तो सोशल अनरेस्ट होंगे। तो वो सिर्फ MSME क्रेडिट से हो सकता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क का बीड़ा उठाया, और आई थिंक सो भगवान की अनुकंपा रही। याद है जब आप ये
डिसाइड कर रहे थे तब हम 2 बार शायद मिले, बिल्कुल चाय पे, बिल्कुल दिल्ली में। बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने फाइनल छलांग लगाई। कॉन्फिडेंस की तो कभी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हो जाता है कि जब आपने 20-30 साल काम किया हो और फिर आप ये एंटरप्रेन्योरशिप की छलांग लगा रहे हो, तो आजकल तो बच्चे कॉलेज में ही डिसाइड कर लेते हैं कि जी मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो एक ऐसा इंसान जिसने 3 दशक तक काम किया किसी के लिए और अब एक रिलेटिवली लेटर स्टेज पे एंटरप्रेन्योरशिप की छलांग लगाई, 47 ईयर्स ऑफ एज पे, तो वो मतलब रिलेटिवली तो लेट ही है उस उम्र में। हालांकि सबसे ज्यादा सक्सेस भी उन्हीं लोगों को जो सारा सर्वे आते हैं। लेकिन ये बताइए कि जो यंग लोग हैं सुन रहे हैं आपको, उनको आप क्या 2-3 चीजें बताएंगे कि ये चीजों का ध्यान रखिए जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की छलांग ले? सब आसान नहीं है ये। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन ऑप्शन, राइट। जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी समस्या है करंट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप की, कि लोग इसको एज ए बेट करते हैं। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ये अपना करूँगा, तो भगवान की दया से मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा, फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हमने कभी इस तरह का ऐसा कोई एक्सपेंस बैंड नहीं बनाया जिसको हम सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो मैंने अपने बच्चों को एक चीज़ बोली, मैंने कहा ऐसा लगता है मुझे कि नेक्स्ट 3 साल या 2.5 साल एक चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम लोग को फॉरेन टूर पे नहीं ले जा पाऊंगा। बिकॉज नॉर्मली एक फॉरेन ट्रैवल टूर 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। बाकी मैंने इतनी सेविंग कर रखी है कि तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा हर सैटरडे हम खाना खाने जाते हैं, वो मूवी, इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं सरवाइव नहीं कर सकता, तब तक मैं कुछ दूसरा नहीं करूंगा, एंड आई विल कंटिन्यूअसली ट्राई टू सक्सीड, राइट। अब का जो एंड दैट्स व्हाई मुझे 3 साल लगे, बट उस 3 साल में मैं चाहता तो किसी को कंसल्टिंग कर सकता था, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील कर सकता था, कुछ भी करके पैसे बहुत कमा सकता था, बट ये नहीं कर सकता था जो मैं आज कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूसली 3 साल 121 इन्वेस्टर को पिच करना, चाहे ट्रेन से आना पड़े, चाहे छोटे होटल में रहना पड़े, वो सारी ईगो हटा के कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का बड़ा ग्रुप सीईओ था, बट कॉन्स्टेंटली उस जर्नी पे मैं रहा जब तक कि बड़ा मैंने क्रिएट करने का नहीं सोच लिया। सेकेंड, मैंने बिल्कुल सेल्फलेसली किया। मैंने डे 1 पे अपनी ओनरशिप मेरी डाइल्यूट होके 3% पे आ गई, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इससे कितने पैसे बनाऊंगा, क्योंकि पैसे तो आप हमेशा बना सकते हैं, बट आप बड़ा कैसे बनाएंगे और उससे क्या पैसे बनेगा। अभी के जनरेशन में एंटरप्रेन्योरशिप में लोग सोचते हैं मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा। वो बिल्कुल ऑप्शन होना चाहिए, बट स्टार्टिंग पॉइंट वो नहीं हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि एंटरप्रेन्योर बनने से पहले कम से कम 8-10 साल काम कीजिए, आप प्रोसेस समझिए, एक्सपीरियंस लीजिए, सेव करिए, और जब जिनके पैसे आप ले रहे हैं उनके प्रति आप कॉन्शियस रहिए, और आप ये कोशिश करिए कि जिनके पैसे ले रहे हैं उनसे एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाए। साइज की बात नहीं है, ये नहीं कि हमें एक बिजनेस खड़ा करना है, हमने किसी से पैसा रेज करना है, उसके बाद बर्न हो गया, नहीं चला तो मैं कुछ और कर लूंगा, बिकॉज वो सबसे बड़ा फ्लॉ है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर इसी तरह से हम एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बिल्ड करेंगे तो लोग पैसा देना बंद कर देंगे, बिकॉज लोगों का फेथ खत्म हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ए टफ जर्नी, पीपल शुड डेफिनेटली टेक दैट अप। नौकरियां करने के लिए वो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये प्रोग्रेस हुआ क्योंकि बोथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है और कैपिटल अवेलेबल है। हमारे यहाँ हम नौकर के लिए ही पैदा किए जाते हैं, मतलब हमको नौकरी करने से के लिए ही ग्रूम किया गया हमेशा, बट इस जनरेशन में वो चेंज आ रहा है। बट कमिट होके एंटरप्रेन्योरशिप करिए, अनकमिटेड बेसिस पे मत करिए। दैट इज ओनली एडवाइस आई हैव। यूग्रो कैपिटल के जरिए जो आप करना चाह रहे हैं उसे जरा बताइए कि किस तरह से आप जिन लोगों को क्रेडिट नहीं मिल रहा, एक बार आपकी मेरी बात हुई थी, आपने समझाया था कि नए तरीके से आप, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जो लोन देते हैं कि मुझे वापस पैसे मिलेंगे कि नहीं। बिल्कुल, इस चीज को आपने कैसे क्रैक किया? क्योंकि सक्सेस आपको ऑलरेडी काफी मिला है, आप लिस्टेड कंपनी है, काफी फंड रेजिंग भी आपने की है, कैपिटल रेज किया है, लोगों ने फेथ दिखाया आप में,
और अभी हाल ही में उस पर भी चर्चा करूंगा। एक बहुत अच्छी रिसर्च रिपोर्ट निकाली आपकी टीम ने अबाउट विमेन, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये आप पहले बताइए कि आपने क्या इनोवेशन की इस स्पेस में? एक्चुअली मैं आपको इस तरह से कहता हूँ, अगर आप, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मुझे याद है प्रॉब्ली 1995 में मेरे फादर ने एक स्कूटर खरीदा था, उसका नाम था प्रिया। और प्रिया स्कूटर 6 साल की बुकिंग पे आता था, राइट। आपको स्कूटर खरीदने के लिए 6 साल लगते थे। आज की जनरेशन में मैं किसी को बोलूँ कि स्कूटर खरीदने के लिए 6 साल वेट करना पड़ता है, मुझे याद है फ़ोन के लिए हमको 10 साल वेट करना पड़ा। तो हमारा पहला गैस कनेक्शन के लिए 3 से 4 साल फिर ब्लैक में खरीदना पड़ता था। तो लेकिन 6 साल के बाद जब स्कूटर आया, उसको खरीदने के लिए उन्होंने जिस दिन बुकिंग की उसके बाद एक रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट खोला, और वो रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट 6 साल में मैच्योर हुआ, उससे उन्होंने स्कूटर खरीदा। आज के दिन में आपके पास पैसे हो या नहीं हो, उसका एक कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल है। एक दिन मेरी डॉटर व्हेन शी वाज इन क्लास 11, वो मेरे पास आई और उसने बोला कि मेरे पास एक अमेजॉन का एक बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड 5 लाख की लिमिट के साथ ऑटोमेटिकली आ गया है। तो मैंने बोला तुम तो 11th में हो, तुम्हारे पास 5 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट, मेरे तो खुद की क्रेडिट कार्ड लिमिट 2.5 लाख रुपए है। तो उसने बोला क्योंकि मैं अमेजॉन पे परचेज करती हूँ और ये क्रेडिट कार्ड लिमिट मेरे परचेज वॉल्यूम के ऊपर बन के आ गई है। तो ये ट्रांजिशन हुआ हिंदुस्तान में कंज्यूमर फाइनेंसिंग में, कि एक समय था कि कुछ भी कंज्यूमर गुड खरीदने के लिए पहले आप 5-6 साल सेव करते थे, फिर आप खरीदते थे, चाहे घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, कुछ हो। आज आप कुछ भी खरीदना चाहे, जूते भी आप खरीद पाते हैं EMI पे, राइट। तो ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग ट्रांजिशन हुआ। ये क्यों हुआ? ये हुआ 3 वजह से। एक, डिस्पोजेबल इनकम, लोग जॉब में आने लगे, उनकी इनकम बहुत फॉर्मल हो गई। दूसरा, ब्यूरो एक जैसी चीज आई जहां पे लेंडर को ये पता है कि आपका एक एक्स स्कोर आया तो आपका क्रेडिट कैसा होगा। और तीसरा, डिलीवरी मैकेनिज्म, क्रेडिट ऑन टैप स्टार्ट हुआ। अब आप देखें MSME आज से अगर आप देखें 2012 या 13 में, एक मैं छोटा व्यापारी हूँ, मेरा एक 50 लाख या 1 करोड़ का टर्नओवर है और मुझे 25 लाख का लोन चाहिए। लोन देने के लिए जैसा आपने कहा, हमें 3 चीज़ देखनी होती है। आपके इंटेंट, मंशा आपकी देने की है पैसे की नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी कि आप कोई गलत धंधा तो नहीं करते, और तीसरा है आपका एबिलिटी टू रिपे, आप मेरा पैसा वापस कैसे करेंगे। अब इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या थी, एक बैंक का या हमारे NBFC का एक क्रेडिट ऑफिसर एक ऐसे कस्टमर के पास गया और उसने बोला सर हम आपको 25 लाख लोन देना चाहते हैं। अभी लोन तो सभी लेना चाहते हैं, बोला बिल्कुल दे दीजिए। तो बोले सर आपका EMI 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आएगा, आप कैसे देंगे? तो बोले भाई ये देखो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट, इस बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको 50,000 रुपये तो मैं वहाँ से दे दूंगा। बोले सर बाकी? बोले बाकी तो मेरा सारा धंधा कैश में है, तो मैं कैश में बेचता हूँ, कैश में खरीदता हूँ, कैश कलेक्ट करूंगा और आपको EMI दे दूंगा। अब वो बेचारा पुअर क्रेडिट ऑफिसर गया, अपने बॉस को बोला कि सर ये दुकानदार का ना सारा धंधा कैश में होता है, उससे वो EMI पे करेगा। तो वो क्रेडिट ऑफिसर सीनियर बैठा था किसी और बड़े शहर में, उसने बोला तू पागल हो गया क्या, हम ये बैंक का पैसा ऐसे दे देंगे? तो इसकी वजह से क्रेडिट ही नहीं होता था MSME का, क्योंकि लेंडिंग जो है फॉर्मल है और कस्टमर वाज इनफॉर्मल। तो हम जो आज कर रहे हैं वो हम तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, पर ये कस्टमर चेंज हो रहा है। जब डीमॉन आया तो क्या हुआ, डीमॉन का बहुत डिबेटेबल है कि एक्चुअल बेनिफिट टू इकोनॉमी क्या हुआ, बट एक बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज हुआ जहां पे लोगों को पहली बार ये डर लगा कि गद्दी के नीचे का पैसा निकाला जा सकता है। तो सबको लगा भाई अब कुछ तो आपको बिजनेस फॉर्मली करना है। फिर GST फोर्स से इम्प्लीमेंट हुआ। तो GST से क्या हुआ, अगर आप GST के बाहर बहुत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पकड़ लिए जाएंगे। तो आपका जो ये कच्चे का बिजनेस था उसका टर्नओवर GST में आना शुरू हुआ। तीसरा जो बड़ा चेंज आया, जो बैंक कर पाते थे क्योंकि बैंक के पास बैंक अकाउंट होता था, उसमें आपका कैश फ्लो आता जाता था। जब एक टेक्नोलॉजी आई कि आप किसी का बैंक स्टेटमेंट लो, उसको डिजिटाइज करो, उसके बाद अब एक चीज़ आई जिसको बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेशन, जहाँ पे एक OTP पे आपके किसी भी बैंक अकाउंट की डिटेल हम फेच कर सकते हैं। तो उससे कस्टमर का कैश फ्लो हम एनालाइज कर सकते हैं। और तीसरा जो कंज्यूमर के लिए हुआ, अब बिजनेस का ब्यूरो हमको बताता है कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। जब इन 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन लिया गया तो 2015-16 से लेके 2018 के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कस्टमर सेगमेंट में। 90 लाख करोड़ का टोटल क्रेडिट डिमांड या गैप है। इस 90 लाख करोड़ में करीब 75 लाख करोड़ एक कस्टमर सेगमेंट के लिए जो 15 लाख से 15 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। और इस कस्टमर जो बहुत ही छोटे व्यापारी हैं, और ये सारे फॉर्मलाइज हो रहे हैं, ये सारे डिजिटाइज हो रहे हैं। और डिजिटल का मतलब ये नहीं कि बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, ई-कॉमर्स में जा रहे हैं,
ये जीएसटी पे आ रहे हैं, इनका बैंकिंग बढ़ रहा है, इनका यूपीआई पेमेंट से कलेक्शन आ रहा है। और वो हमने ट्रेंड सोचा और हमने बोला कि जैसे कंज्यूमर फाइनेंसिंग में ये चीज़ हुई, अगर हम ये डेटा एनालाइज कर पाएँ कि अगर आपका जीएसटी टर्नओवर इतना है और अगर आपका बैंकिंग टर्नओवर इतना है और आपका ब्यूरो में बिहेवियर है, तो हम आपको हाँ या ना बोल सकते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ी कॉल थी, ये पहले कभी किया नहीं गया। तो इसके लिए जो हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, और हम तो लोगों से पैसे मांग के इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास अपने खुद के तो पैसे नहीं है। तो एक बड़े सेट ऑफ इन्वेस्टर को ये कन्विंस कर पाना कि एक ऐसा बहुत मैसिव ट्रांजिशन हिंदुस्तान में आएगा और उसके लिए हम इतना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वॉज ए सक्सेस। बट वो जो ट्रांजिशन हमने किया, एक डेटा एनालिटिक्स सेंटर बिल्ड किया, टेक्नोलॉजी सेंटर बिल्ड किया, अब हमको लगता है कि नेक्स्ट आने वाले 10 साल में ये जो एक्सप्लोजन ऑफ क्रेडिट फॉर एमएसएमई इज रियली पॉसिबल। मैं सारे लोग पूछते हैं आपको एमएसएमई की क्या एडवाइस है। हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं, कच्चा छोड़ो पक्का पकड़ो। देखा मैंने। कच्चा छोड़ो पक्का पकड़ो, बिकॉज अब मैं ये मैथ देता हूँ एमएसएमई को, बड़ा छोटा सा मैथ है। आप अगर 1 करोड़ का टर्नओवर करते हैं और आपका 10% मार्जिन है, तो आप 10 लाख की आपकी इनकम है। अगर आप ये कैश में करेंगे तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही बिजनेस आपने फॉर्मली किया तो आपकी 10 लाख की नेट इनकम घट के 7 लाख हो जाएगी, क्योंकि आपने 30% टैक्स दे दिया। बट अगर आपने फॉर्मल किया तो इस 1 करोड़ के टर्नओवर पे आपको 50 लाख का लोन और मिल जाएगा, आपका टर्नओवर बढ़ के 3 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि आप रोटेट करेंगे। और अगर वही 10% मार्जिन अब 30% हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कच्चा छोड़ो पक्का पकड़ो, क्योंकि वो आप करेंगे तो हमारे खाली हम ही नहीं, बहुत सारे लेंडर रेडी हैं आपको क्रेडिट देने के लिए, बिकॉज वो आपकी तीनों चीज को टेस्ट कर सकते हैं। आपका इंटेंट चेक कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी कर सकते हैं और आपका एबिलिटी टू रीपे कर सकते हैं। और जैसे क्रेडिट मिलेगा तो क्रेडिट मिलेगा, अगर एक आदमी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ है वो 5 आदमी इंप्लॉय करता है, 3 करोड़ होगा तो 25 आदमी इंप्लॉय करेगा, और हमारा देश ऐसे ही प्रगति करेगा। वो आप आज के दिन में दिल्ली और बॉम्बे में एक जगह से दूसरी जगह आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज बॉम्बे में 80% लोग तो यूपी, बिहार और पता नहीं कहाँ से आते हैं। लेकिन अगर लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाए तो किसी को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आदमी की अगर डिस्पोजेबल इनकम 1 लाख रुपए है, वही 1 लाख रुपए बॉम्बे में कमा के उसको शायद 2 रुपए भी नहीं बचते होंगे। वही 1 लाख एक छोटे शहर में अगर आप कमाएं तो आप कितना पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आपका घर अपना है, आपका परिवार वहाँ है, आपकी कम्युनिटी वहाँ है। तो ये एक बहुत वृहद हमारा विचार है। और ये जो चेंज है, जो हम डेटा और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बिहेवियरल चेंज अब शुरू हो गया है। छोटे बिजनेस में एक जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है, यंग लोग अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, और वो ज़्यादा ये सब ताम झाम नहीं करना चाहते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है आने वाले 10 से 15 साल एमएसएमई के लिए और एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए गोल्डन एरा है हिंदुस्तान में। तो आप उनकी ऐसी कौन सी हैबिट या कौन सा बैलेंस शीट में आइटम देखते हैं उनको लोन देने से? हमने विवेक जी 1,30,000 एक्चुअली हमने 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को लोन दिया होगा। 1.5 लाख जी, विगत 3 साल में। और हमने 3 साल में स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी जर्नी में 2 साल हमारे नुकसान हो गए, 1.5 साल कोविड में, फिर आए उससे पहले आईएलएफएस क्राइसिस में। तो 3 साल में हमने 10,000 करोड़ की लोन बुक बिल्ड की है, और 1,30,000 कस्टमर में हमने आज तक किसी का ना बैलेंस शीट मांगी ना इनकम टैक्स रिटर्न मांगा। हम ये नहीं लेते हैं। तो फिर हमको सिर्फ उनका जीएसटी, बैंकिंग और ब्यूरो लेते हैं, और वही हमारे लिए सफिशिएंट है। ये जीएसटी, बैंकिंग, ब्यूरो ये एक सीटी स्कैन मशीन जैसा होता है। जब ये आप डालते हैं तो इससे सब कुछ निकल के आ जाता है। आदमी का बिहेवियर, उसका टर्नओवर, उसका पेमेंट करने की टेनासिटी, कितना उसका मार्जिन है। जीएसटी एक्चुअली एक इतना बड़ा रिवोल्यूशन है जिसको, क्योंकि ये सब आप ऑटोमेटेड, ये सब हम मशीन करती है। तो हमारा जितना डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है ये मशीन है। अब हम एआई इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये खुद लर्न करता है। तो देखिए जीएसटी का क्या है, हम इसको बोलते हैं इससे न्यूरल नेटवर्क। अगर आप जब जीएसटी पे आपका टर्नओवर आता है तो आपको क्या क्या मिलता है, आपने किसको बेचा, आपने किससे खरीदा, आपने क्या टाइप का सामान खरीदा। तो आप एक लोकल ब्रांड का सामान खरीद रहे हैं या पीएनजी का सामान खरीद रहे हैं या एचयूएल का सामान खरीद रहे हैं। सो क्वालिटी ऑफ गुड्स, आपका काउंटर पार्टी, अगर आप बेच रहे हैं तो एक आप छोटे से व्यापारी हैं और आप एक 500 करोड़ की कंपनी को सामान बेच रहे हैं, या आप छोटे किसी 100 करोड़ 5 करोड़ वाली कंपनी को बेच रहे हैं। तो सारा बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, उसका जो रेजिलियंस है, वो सब यहाँ से निकल के आ जाता है। तो ये जो साइंस है जिसको हम बोलते हैं द डेटा साइंस,
अराउंड द जीएसटी, अराउंड द बैंकिंग कैश फ्लो। जैसे बैंकिंग क्या है, बड़ा सिंपल है। बैंक अकाउंट में हमने देखा कि इस कस्टमर का, हमने मतलब मशीन देखती है इतने डेबिट हैं और इतने क्रेडिट हैं। अब इसमें उसने कितने उसके डेबिट पुराने लोन को पे करने के लिए हो रहे हैं, कितने उसके डेबिट सामान खरीदने के लिए हो रहे हैं, और कितने डेबिट मिसलेनियस हो रहे हैं। इसका मतलब बिजनेस से वो पैसे निकाल के घर पे फ्रिज, टीवी, स्कूटर खरीद रहा है, या कहीं जा रहा है ट्रैवल टूरिज्म करने, बेटी की शादी कर रहा है, ये सब वहां से निकल के आ जाता है। तो ये जो हम जाके पूछते हैं, चेक करते हैं, ये सब करते हैं, सबकी जरूरत खत्म हो जाएगी, ये डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। तो ये ही हम करते हैं। हमको बैलेंस आप ऐसे देखिए ना, पिछले साल मार्च में किसी ने एक बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, आज हम उसको सितंबर या अक्टूबर में क्रेडिट दे रहे हैं। 8 महीने तो छोटे बिजनेस के लिए बहुत लंबा पीरियड होता है, और हर छोटा बिजनेस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है और बैंक से क्रेडिट लेने के लिए एक 5 साल का रोबस्ट प्रोजेक्ट। तो हर छोटा बिजनेस का अगर आप प्रोजेक्शन देखेंगे ना, तो वो सीधे अंबानी जी होने वाला होता है उसके प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो हमको उसकी जरूरत नहीं है। हमने कोविड में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम है संजीवनी, आज भी हमारा सबसे बड़ा लैंडिंग प्रोग्राम है। हमने संजीवनी नाम रखा था बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि जैसे लक्ष्मण जी ने जड़ी बूटी लाई थी, लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी ने जड़ी बूटी लाई थी, हम कुछ ऐसा क्रेडिट में कर सकते हैं क्या। तो हमने एक ये प्रोग्राम रन किया जहां पे हमने प्री कोविड जीएसटी डेटा पुल किया, कोविड पीरियड जीएसटी डेटा पुल किया, और हमने ये देखा कि वो जितने कस्टमर जिनका जीएसटी टर्नओवर डेटा डिप हुआ और फिर रिकवर होने लगा, वो ट्रेंड एनालिसिस में ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बेसिस पे सिस्टम ने एक प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्नओवर जनरेट किया, और उसके बेसिस पे हमने कोविड में क्रेडिट देना शुरू किया। तो वो संजीवनी हमारा प्रोग्राम था, और उसका पोर्टफोलियो आज भी हमारा बेस्ट पोर्टफोलियो है। तो अभी ये एक्चुअली ये सब बहुत ही फैसिनेटिंग है ये, और इसलिए मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ। मुझको लगता है हमारा देश छोटे शहरों को बिलोंग करता है, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, नॉर्मल टूरिज्म हो, जो इकोनॉमी है वो वहाँ ग्रो कर रही है, लोग एस्पिरेशनल हो रहे हैं, वो हर छोटे शहर में भी अच्छा करना चाहते हैं, और इसलिए ये जो इकोसिस्टम है ये और डेवलप होगा, एंटरप्रेन्योरशिप और आएगी। लोग, अब वो टाइम चला गया जहाँ पे, मुझे याद है मेरे फ्रेंड सर्कल सारे, मैं तो बनारस में सारे मेरे फ्रेंड सर्कल मारवाड़ीज थे, गुजरातीज थे, और हमारे टाइम में ये ट्रेंड था दैट छोटे व्यापारी और उनके बच्चे कभी अपना बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, सबको नौकरियां अच्छी लगती थी बिकॉज स्टेबल इनकम थी। अब की जनरेशन कहती है हम क्यों किसी की नौकरी करें, हम अपना बिजनेस ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मलाइजेशन भी हुई, तब लगता था दुकानदार सर अवेयरनेस। आज के दिन में यूएस में एनवीडिया जब इनोवेशन करता है, तो एक छोटे शहर रेवाड़ी में भी बैठा छोटा बच्चा उसको देख के एस्पिरेशनल होता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो चेंज है, जो इंटरनेट चेंज जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे लोगों का लेवल ऑफ एस्पिरेशन और इक्वालिटी आ गए। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था और हमको कंपनी सेक्रेटरीशिप और सीए के जब फॉर्म भी लेने होते थे, तो हमको मिनिमम लखनऊ ट्रैवल करना पड़ता था बनारस से, या इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिल्ली आना पड़ता था एक एप्लीकेशन फॉर्म को लेने के लिए। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, बुक्स नहीं मिलती थी हमको। तो अब कहाँ है, अब तो आप डाउनलोड करते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं। तो एस्पिरेशनल इंडिया का जो ये स्मॉल बिजनेस इकोसिस्टम है वो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा होगा, और जो ये क्रेडिट का गैप है वो बड़ा होगा। मुझको लगता है आने वाले 10 साल में कंज्यूमर फाइनेंसिंग, पर्सनल लोन, इन सब को क्रेडिट फॉर एमएसएमई बिल्कुल आउट परफॉर्म करेगा और बहुत बड़ा होगा। और ये जो 1.5 लाख लोगों को आपने क्रेडिट दिया है, तो जब तक आप रिटायर होंगे, जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप होंगे, लेकिन आपके मन में क्या एक नंबर है? नहीं, वो तो बहुत लंबा है, 10 साल बाद वो तो सर बहुत लंबा है। मैं देखिए ऐसे है, मैं आपसे ये पूछूं, आप सब जानते हैं कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा लेंडर कौन है? आप बोलेंगे बजाज। सेकंड हैंड ट्रक फाइनेंस का सबसे बड़ा लेंडर कौन है? श्रीराम फाइनेंस। ट्रैक्टर के लिए कौन है? महिंद्रा। माइक्रो फाइनेंस के कुछ बहुत बड़ी कंपनी है। एमएसएमई फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा लेंडर कौन है? 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। बट आप एक भी नाम बता सकते हैं जो ऐसा मार्केट लीडिंग हो, जो एमएसएमई फाइनेंसिंग को सॉल्व जिसने किया हो? तो हमारा तो एस्पिरेशन है कि हम उस लीग में जाना चाहते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में जब मैं रिटायर हूँ और एमएसएमई फाइनेंसिंग की बात है, और खाली हम नहीं करेंगे, बहुत लोग करेंगे, पर एटलीस्ट हमारा नाम उस साइज, उस सिचुएशन में हो। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो नंबर मैं कोट नहीं करूँ, बिकॉज बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी बातें करता हूँ, बट अब पॉसिबिलिटी है कि हम वो कर पाएंगे। हमारा मीडियम टर्म टारगेट है नेक्स्ट 2 से 2.5 साल में कि हम 10 लाख कस्टमर को ऑनबोर्ड करेंगे, बिकॉज हम बहुत सारे नए मेथड शुरू कर रहे हैं।
तो ये 1.5 लाख से 10 लाख की जर्नी, 10 लाख कंपनियां, 10 लाख छोटे बिजनेसेस। तो हमारा करीब आई थिंक आने वाले 8 क्वार्टर से 10 क्वार्टर में हम 10,000 करोड़ से करीब 18-19,000 करोड़ पे जाएंगे। बट अब और छोटा हम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और विमेन का इसमें आप क्या रोल देखते हैं? जो आज तक 1.5 लाख किया आपने, आप आगे चलकर देखते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटे शहरों में खासकर जो थोड़े एजुकेटेड हैं, बड़े मेट्रोज के हैं, वो तो वेंचर कैपिटल फंड्स तक भी पहुंच गई। या लेकिन जो छोटे शहरों की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको किस तरह से आप देखते हैं कि आ रही हैं, क्या उस सिस्टम में जाती हैं? सो देखिए, 2 चीज़ है। एक, विमेन एज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर बहुत ही स्ट्रांग प्रोपोजिशन है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि विमेन जो एक घर को अच्छे से चला सकता है, वो सब कुछ अच्छा कर सकता है। जो जिसका पति कितना भी खराब हो, लेकिन एक जो उसको छोटे पैसे देता है, जिसमें वो बच्चे को भी पढ़ा पाती है, घर को भी मैनेज कर पाती है, लॉन्ग टर्म बहुत सोचती है, छोटा छोटा पैसा सेव करके कभी गद्दे के नीचे, कभी यहाँ, कभी गुल्लक में डाल सकती है। ऐसी कई कहानियां आई डिमोनेटाइजेशन हाँ के टाइम। हाँ, वैसे की बहुत कहानियां सेव डिमोनेटाइजेशन। कर लिया हाँ, था उसे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये बिजनेस चलाने के लिए बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। द प्रॉब्लम इज हम और आप जैसे लोग, द मेल डोमिनेंस ऑफ द कम्युनिटी, जो हम कभी कोशिश, हमारा डोमिनेंस इतना स्ट्रांग है कि हम विमेन को बिजनेस पे फोरफ्रंट पे लाना नहीं चाहते। थोड़ा इसका कल्चरल ओरिएंटेशन भी है, क्योंकि बिजनेस जिस कम्युनिटी से कंट्रोल्ड है, मारवाड़ी, गुजराती, वहाँ पे वुमेन को फोरफ्रंट पे लाना एक डिफरेंट, बड़े साइज में अलग बात है, वो थोड़ा मुश्किल है। हम एज ए लेंडर हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं? 2-3 चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने हर क्रेडिट प्रोग्राम में हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डिफरेंट टाइप के बेनिफिट दे रहे हैं। तो हम बोले अगर आप विमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम है। हम अपने हर लोन पे, लोग पूछते हैं कि आप, जैसे हम हर लोन पे कोशिश करते हैं कि फैमिली मेंबर में स्पाउस, वाइफ जरूर लोन का पार्टिसिपेंट हो। तो लोग पूछते हैं ये आप क्यों करते हैं? हमारा ये मानना है कि जिस दिन एक लोन पे जब फीमेल पार्टिसिपेंट हो जाती है और जब वो डॉक्यूमेंट साइन करती है, तो उसका स्टैचर घर में बढ़ जाता है, क्योंकि उसका पति उससे बदतमीजी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलेगी बदतमीजी करोगे तो मैं ये जाके डिफॉल्ट तुम्हारा करा दूंगी, या मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूंगी, या तो ये हम धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ये कल्चरल ओरिएंटेशन कैसे चेंज करें। तो छोटे बिजनेसेस में नई जनरेशन ऑफ फीमेल अब इक्वल पार्टिसिपेंट हो रही है, फैमिली में भी इस तरह से हो रहा है, और फैमिलीज भी चेंज हो रही है। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से क्रेडिट प्रोग्राम ऐसे बनाएं जो विमेन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। और फॉर्चुनेटली बहुत सारा पीछे भी ऐसा पैसा हमको मिलता है जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है। तो जितने भी ग्लोबल DFIs हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, FMO हो गया, DFC है, प्रोपाको है, सब हमको पैसे देते हैं। और ऑब्वियसली वो सारे चाहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट बढ़े। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्लस्टर हम खोज रहे हैं, क्रेडिट प्रोग्राम हम खोज रहे हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन हम ला रहे हैं, जहां विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम बेनिफिट दे सके, जिससे वो और मोटिवेट हो आने के लिए। तो जो हम लिमिटेड कर सकते हैं हम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ काम करते हैं कि कुछ अपने को रिलैक्सेशन भी देते हैं? काम अपने आप में रिलैक्सेशन, बहुत मेहनत करते हैं आप। हाँ, पर काम अपने आप में। अभी बॉम्बे में कुछ दिन रहते हैं, फिर वापस दिल्ली आते हैं, हाँ, हमारे शहर, बिल्कुल, फिर आते हैं हर हफ्ते यही करते हैं। हाँ, मैं 3 दिन दिल्ली में घर पे रहता हूँ और 4-5 दिन बॉम्बे से ऑपरेट करता हूँ। तो देखिए, मैं हमेशा से मैंने ये कोशिश की कि मैं वीकेंड बच्चों और फैमिली के साथ डेडिकेटेडली बिताऊँ। संडे 100% मैं उनके साथ होता हूँ। मैं आई थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वाइफ ज़्यादा कोशिश करती है कि बच्चे मुझे आउट परफॉर्म करें और मेरे से ज़्यादा अच्छा करें। उनको हमेशा ये लगे कि जो हमारे फादर ने किया वो बहुत छोटा है, और जो वो कर सकते हैं वो इससे बड़ा कर सकते हैं, जिससे वो मेरे पे कभी डिपेंडेंट नहीं हो। उसके अलावा द जॉय ऑफ द वर्क इन इटसेल्फ इज़ वेरी रिलैक्सिंग, बिकॉज हर दिन कोई एक बड़ा चैलेंज है, और हमारा तो सबसे बड़ा चैलेंज है। हम तो कहते हैं हमारा बिजनेस या हमारा काम क्या है, हम पैसा मांगते हैं और पैसा देते हैं। जिनको देते हैं फिर हम उनसे पैसा मांगते हैं, और जिनसे हमने पैसा लिया हम उनको वापस करते हैं। तो सिंपलिस्टिक टर्म में तो हम जिसको बोलते हैं हम मांगते हैं, हर तरफ मांगते ही रहते हैं, राइट। तो बट वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और ये कोई पैसे ना दे तो पूरी चेन खराब।
बिल्कुल। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, जिनको पैसा मिलता है वो हमारे हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, वो, हम भी तो एक छोटे एंटरप्रेन्योर ही हैं, हमारा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नाम पे। हम लोग सब भक्ति भाव पे बहुत है, राइट। तो अगर कोई बड़ा नाम है, राइट, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है और उसकी एक NBFC है, तो उनकी लाइफ तो बहुत आसान है, हर बैंक भी उनको पैसे दे देगा, उनको लगेगा भाई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है तो इनको क्यों नहीं दे सकते। हमको हर एक पैसा, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 3.5 साल में हमने 50 से ज़्यादा लेंडर हमारे बैलेंस शीट पे हैं। हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट हर बैंक हमको लेंडर है, सारे DFIs लेंडर हैं। बट हर एक लेंडर का जैसे SBI जैसे बैंक, हम बहुत बड़े हमारे लेंडर हैं, हम को लेंडिंग करते हैं, करीब 12 से ज़्यादा बैंक्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये हर दिन का चैलेंज है, हर दिन हमको जाके अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करना पड़ता है, हमको समझाना पड़ता है कि क्यों इस कंपनी में रिस्क नहीं है, क्यों आप हमको लेंड कर सकते हैं, और आगे हमको पैसा देना पड़ता है। बट ये एफर्ट और ये जॉय जो मैं ऐसा, आप इस तरह से देखिएगा, अगर आप कुछ नहीं माने तो मेरा एक सिंगल इंडिविजुअल एफर्ट टू स्टार्ट दिस, आज यूग्रो में 3,500 लोग एम्प्लॉयड हैं। 3,500? जी, 3,500 लोग, मतलब कम से कम 7,000 फैमिली मेंबर, और अगर आप उनके पेरेंट्स और बच्चों ले तो कुछ कम से कम, कुछ नहीं तो 10 से 12,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड बाय यूग्रो। फिर अगर हमने 1,30,000 MSME को लोन दिया है, और एवरेज अगर वो 10 लोग को भी एम्प्लॉय करते हैं, तो 13 लाख लोग का एम्प्लॉयमेंट हमारे क्रेडिट से चला। और उन 13 लाख लोग की और अगर आप फैमिली ले लें तो कम से कम 20 से 25 लाख लोग, तो कम 26-27 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट हमने सपोर्ट किया है विद वन इंडिविजुअल एफर्ट। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मैसिव इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास, ये तो शुरुआत है। हाँ, ये एक शुरुआत है। और मेरे पास ना पैसे थे, ना मेरे पास कोई बहुत बड़ा कुछ कॉर्पस था। बहुत छोटी मेरी लाइफ टाइम सेविंग को लगा के हमने पिछले विगत 3 साल में करीब 27। आपके पास एक्सपीरियंस बहुत लोगों का मेरे ख्याल से मादा था, एक जुनून था कि ये करना है। तो एक्सपीरियंस तो आप काम करके खुद भी सीख सकते हैं, बट एक इरादा ज़रूर था कि ऐसा कुछ करना है जिससे लोग प्राउड फील करें, और जिससे शायद 2, 5, 10, 100 लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूं कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिकॉज नॉट नेसेसरली हमको जाके एक कॉग इन द व्हील बनना है, जहाँ पे आप जाके फिक्स हो जाइए, एक चेयर पे रोज जाइए, एक सुबह जाके कंप्यूटर खोलिए, 2 घंटे कॉफ़ी पीजिए, फिर लंच में आप घूम टहल के आइए, फिर शाम को जाके टेनिस खेलिए। इससे बियॉन्ड भी एक लाइफ हो सकती है। गाने सुनते हैं? गाने में सुनता हूँ, मैं मूवी बहुत देखता हूँ। मोहम्मद रफ़ी है कि किशोर कुमार? किशोर कुमार मेरे फेवरेट हैं। और कौन सा गाना है जो आपको इंस्पायर करता है? कौन सा गाना? नखरे वाली। अच्छा, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ द किशोर कुमार। लेकिन मैं मूवी बहुत देखता हूँ। हम इनवेरिएबली, फन सॉन्ग है वो, उनके इतने इंटेंस गाने, मुझे लगा पैसा कुछ नहीं, बिल्कुल। सो गोविंदा मेरा फेवरेट एक्टर होता था और किशोर कुमार के सॉन्ग्स मेरे फेवरेट होते थे। और इनवेरिएबली ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे मैं हॉल में जाके, हाँ, और जब कोई मूवी नहीं होती तो जो भी होती है हम जाके देखते जरूर। OTT वगैरह नहीं देखते? कोविड में बहुत देखा OTT, लेकिन मुझे लगता है वो जो मजा नहीं, वो एक एंजॉयमेंट है, वो जो है तो वो ठीक है। अदरवाइज OTT में क्या, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, फोन घंटी बज गई, फोन आ गया, व्हाट्सएप स्टार्ट हो गया। तो मैं मूवी बनाने में कितना एफर्ट लगता है, किसी ने इतना एफर्ट किया तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए जाके देखना चाहिए हमें। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा की तरह सचिन। बहुत अच्छा लगा। दुआ करता हूँ कि आपको बहुत सक्सेस मिले, आप लोगों की जिंदगी बदलें जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत है इसकी, अगर भारत को विकसित भारत बनाना। ये मेरी सक्सेस नहीं है, आप जरूर दुआ करें। मेरे इस एफर्ट में एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट टीम जो बहुत कमिटेड है। जरूर हर इंसान के पीछे एक टीम होती है। देखिए, आप कैमरे के पीछे इतनी बड़ी टीम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कैमरा को अगर पैन हम नहीं कर सकते, लेकिन देखिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सूत्रधार हूँ, कोई इंसान खुद तो कुछ नहीं कर सकता। मैं सूत्रधार हूँ, लेकिन जो एक्चुअल लड़ाई है वो तो मेरी टीम कर रही है। प्रेरित करते हैं आप लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। और भूलिएगा नहीं, कभी बनारस साथ जाए। बिल्कुल जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।